हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम सॉल्व करेंगे 7th क्लास का साइंस का सैम्पल पेपर। आज हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे जिसमें कि आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। उसमें हमने इसका सेक्शन ए सॉल्व किया था जिसमें एमसीक्यू टाइप या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के 1 मार्क क्वेश्चंस थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? ये इसे प्राप्त कैसे करते हैं? डू प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड? हाउ डू दे गेट इट? तो सिंपल है, हम ऑलरेडी जानते हैं प्लांट्स कैसे होते हैं। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि वे अपना भोजन यानी कि वे अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? तो प्लांट्स को भी, यस, प्लांट्स आल्सो नीड फूड। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वे अपना खाना बना सकते हैं जिनमें उन्हें सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वे अपना खाना खुद बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर सन है, सन की लाइट यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस निकलती है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ऑक्सीजन, O2, राइट? और लीव्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इसकी हेल्प से प्लांट्स भी अपना खाना बना सकते हैं। Question number 2. The concentration of carbon dioxide is just 0.04%. What happens to plant and animals if carbon dioxide is completely removed from the atmosphere? यानी कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, और अगर इसको भी हम पूरी तरह से एटमॉस्फेयर से हटा दें तो क्या होगा? देखिए, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं। बाकी सारे जितने भी एनिमल्स हैं या फिर हम हैं, हम सभी प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से हम सभी पौधों पर या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करते हैं। सो इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, नन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू सर्वाइव। कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट शोन इन द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर दी हुई है। हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन? तो हम इस फोटो को देख के पहचानना है। ये फोटो है पिचर प्लांट की, राइट? पिचर पौधे की ये फोटो है। यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके का ये पिचर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस तरीके का, राइट? यहाँ पर ऐसा। तो हम पहला क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, 1 नंबर का है, आपको इस पौधे को पहचानना है। इसके अलावा हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन? ये अपना खाना कैसे लेते हैं या पोषण कैसे लेते हैं? तो पिचर प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को कैच करते हैं, ट्रैप करते हैं, और इनकी जो लीव्स हैं, ये पत्तियां अलग भी हैं और कुछ मॉडिफाइड लीव्स हैं जो कि सुराही जैसी शेप, पिचर जैसी शेप में होती हैं, और इसका एक ढक्कन होता है जहां पर जब इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं इसके आसपास तो ये इसको अंदर लेकर और इस ढक्कन को बंद कर लेती है। अंदर जो है वो कुछ जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इस कीड़े को पचा पाती हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? कीट भक्षी। यानी कि ये कीड़ों को खाकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टेस्ट रीजन्स ऑफ आवर टंग आर रिप्रेजेंटेड बाय L, M, N, O इन द गिवन डायग्राम। दिए हुए चित्र में, ये चित्र है, इसमें आपको अलग अलग रीजन्स दिए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं, O, N, M, L।
इसमें आपको पता करना है कि कौन से रीजन में आपको कौन से तरह का टेस्ट का पता चलता है। जीभ से हमें टेस्ट पता चलता है, तो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। खट्टा हो, कुछ चीजें खट्टी हैं, कुछ चीजें मीठी हैं, कुछ चीजें नमकीन हैं, कुछ चीजें कड़वी हैं। तो ये हमें किस रीजन से पता चलता है, देख लेते हैं। सबसे पहले जो ओ रीजन है, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज, अगर आपने कोई मीठी चीज खाई है तो आपको उसका टेस्ट जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से से पता चलेगा। नेक्स्ट इज एन। एन से आपको पता चलेगा अगर आपने कोई भी नमकीन चीज खाई है तो। फिर उसके बाद एम से आपको कोई भी खट्टी चीज, सार चीज का पता चलेगा। और लास्ट जो रीजन है एल, जो सबसे पीछे का रीजन है जीभ का, उससे आपको कोई भी कड़वी चीज के बारे में पता चलेगा। अगर आपने कोई बिटर चीज खाई है तो आपको ये सभी रीजन्स को याद रखना है। हो सकता है आपको सिर्फ कोई टेस्ट दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि जीभ पर रिप्रेजेंट करिए कि ये कहाँ पर आप इसका टेस्ट पता कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए चारों टेस्ट के बारे में। Next question is, why boiled chewed rice do not give blue color to iodine test? जो चबाया हुआ चावल होता है, उबला हुआ, उसमें आयोडीन टेस्ट में ब्लू कलर क्यों नहीं आता है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयोडीन टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं राइस पर, तो वो कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है। ब्लू ब्लैक या फिर ब्लैक कलर आपको दिखाई पड़ेगा इस तरीके की। ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर आयोडीन डाला है तो आपको ये ब्लैक कलर का पैच दिखाई दे रहा होगा। अब अगर हम इसी राइस को च्यू कर लेते हैं, यानी कि चबा लेते हैं, तो हमें ये कलर क्यों नहीं दिखता? राइस कंटेन्स स्टार्च एंड हेंस गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन टेस्ट। राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है, और उसी की वजह से इसमें ब्लू कलर जो आयोडीन टेस्ट में आता है वो हमें दिखता है। लेकिन इसको चबाने के बाद, मुंह में जब हम चबाते हैं तो ये किससे मिल जाता है? हमारी लार से मिल जाता है, सलाइवा से मिल जाता है। और सलाइवा से मिलने के बाद हम इसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें? शुगर्स में। ठीक है, शर्करा में हम इसको बदल देते हैं। और यदि आप शर्करा का टेस्ट करेंगे तो आपको उसका आयोडीन टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, यानी कि वो ब्लू कलर नहीं देगा। इसी वजह से हमें चबाए हुए खाने में आयोडीन टेस्ट नहीं मिलता है। Rice is chewed, the enzyme present in saliva breaks it down into sugars, hence chewed rice do not give iodine test. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ टीथ। यहाँ पर काफी इंग्लिश गलत लिखी हुई है काफी सारे क्वेश्चंस में। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमंस। तो देखिए, टू टाइप्स से बेटर है कि हम सारे जितने 4 टाइप के टीथ हैं उनके बारे में देख लें कि वो कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। क्योंकि हो सकता है आपको स्पेसिफिक किसी टीथ का नाम देके आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए। तो देखिए, जो सबसे आगे वाले टीथ होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंसाइजर्स। फिर उसके पीछे जो इस तरीके के टीथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैनाइन्स। फिर प्री मोलर और फिर मोलर। इन चारों के अलग अलग अपने फंक्शंस हैं। इंसाइजर्स क्या हेल्प करते हैं? इंसाइजर्स हेल्प करते हैं कटिंग ऑफ फूड में, यानी कि इन्हें हम हिंदी में कहते हैं छेदक या फिर कृंतक। ये किस में हेल्प करते हैं? खाने को काटने में। नेक्स्ट, कैनाइन। कैनाइन हेल्प करते हैं टीयरिंग ऑफ फूड में, भेदक या फिर रदनक फाड़ने में, यानी कि कोई भी खाना है उसको फाड़ने में हेल्प करेंगे। मोलर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जो चर्णक हैं वो चबाने में हेल्प करते हैं। और अग्र चर्णक यानी कि प्री मोलर क्रशिंग और टीयरिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को पीसने में मदद करते हैं। तो ये 4 तरह के टीथ हैं। इनमें से अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी 2 तरह के टीथ और उनके फंक्शंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि सरल लोलक का आपको चित्र बनाना है। तो चित्र कुछ इस तरीके का दिखता है सरल लोलक का। देखिए, ये है लोलक। यहाँ पर एक धागा होता है और नीचे ये ऐसी गोल सी भारी चीज से लगा हुआ होता है, और यही है सरल लोलक का डायग्राम। यहाँ पर जो 3 दिख रहे हैं ये इसका मूवमेंट शो कर रहा है कि यहाँ से इधर जाएगा, फिर वापस इधर से इधर आएगा जब हम इसको छोड़ेंगे तो। What kind of motion is shown by moving pendulum, यानी कि जो गतिमान लोलक है इससे किस प्रकार की गति हमें पता चल सकती है? तो देखिए, हमने 3 तरह की गति पढ़ी है, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन
और स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हमें ये पता है कि ये जो मोशन शो कर रहा है ये किस तरीके का कर रहा है, पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्ती गति को दर्शा रहा है ये गतिमान लोलक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था कि एसआई यूनिट जो टाइम की है वो क्या है, वो है सेकेंड। तो समय की मूल इकाई क्या हो गई, सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम सिर्फ 1 नंबर का आपको, फिर उसके बाद ये हाफ मार्क और नेक्स्ट भी हाफ मार्क, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर। यहाँ पर बहुत सारा सैंपल पेपर में इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ दी हुई है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, इट इज स्टेटमेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू एंड हाउ। तो देखिए ये स्टेटमेंट, स्पीडोमीटर नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में तो एकदम साफ साफ चाल मापी। तो आप स्पीडोमीटर से क्या पता करते हैं, आप स्पीडोमीटर से चाल या फिर स्पीड का पता करते हैं, ना कि डिस्टेंस का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच हेल्प्स टू मेजर स्पीड। और अगर आपसे पूछ लें कि डिस्टेंस कौन सी डिवाइस मेजर करती है, तो वो मेजर करती है ओडोमीटर। ओडोमीटर की मदद से या फिर पथ मापी, हिंदी में एकदम साफ वर्ड्स दिए हुए हैं, पथ मापी की मदद से हम पथ यानी कि रास्ते की जो दूरी है उसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये है स्पीडोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया होता है, ये बढ़ सकता है कम हो सकता है जितनी भी स्पीड आपकी चेंज होगी। ओडोमीटर ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये किलोमीटर, आप कितने किलोमीटर चल लिए उसको ये दर्शाता है। तो ये स्पीडोमीटर हो गया, और स्पीडोमीटर के नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट मेक्स प्लांट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने काफी क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है। ये ऐसा प्रोसेस है जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। किस किस का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। बनता क्या है एंड में, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसे हम हिंदी में। इसको आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। आप डायग्राम के उससे भी शो कर सकते हैं कि आप प्लांट दिखा दें, उसमें क्लोरोफिल है, इसके बाद यहाँ पर रूट है जिसके थ्रू वाटर जा रहा है, और यहाँ पर सनलाइट है जो कि यूटिलाइज हो रही है, लीव्स में ऑलरेडी क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर। इस तरीके से भी आप डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द फूड इन द स्टमक। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट लिखने हैं हमें स्टमक के बारे में। तो देखिए स्टमक में जाकर खाने के साथ क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टमक में खाना आता है वो कहाँ से आता है, ईसोफेगस से, और जाता कहाँ पर है, क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। बीच में जो स्टमक है यहाँ पर इसकी वॉल से कुछ चीजें निकलती हैं, स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि ये अम्ल है, इसकी वजह से क्या होता है, आपके खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ गए हैं तो वो इसको खत्म कर देता है, और जो पेट है उसका जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है, ताकि डाइजेस्टिव जूसेस खाना पचा सकें आसानी से। लास्ट में यहाँ पर किसका डाइजेशन सबसे पहले होता है, यहाँ पर होता है प्रोटीन को हम सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होना, प्रोटीन शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ये स्टमक में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिर विलाई आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। तो विलाई कहाँ पर पाया जाता है, विलाई पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वॉल्स पर, यानी कि ये वॉल है और इसके अंदर वाली जो इनर वॉल्स हैं इसमें इस तरीके के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम
हिंदी में दीर्घरोम और इंग्लिश में विलाई बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ विलाई इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इनका ये काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलाई के बारे में या फिर बाइल जूस के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नई चीजें हैं जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं। Next question, car A and B are moving with 45 किलोमीटर पर आवर एंड 15 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूज कैसे होंगे या फिर हम गलत कैसे कर सकते हैं अगर हम दोनों की यूनिट्स पर ध्यान ना दें। एक की यूनिट है किलोमीटर पर आवर और एक की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, पता करना है कौन सी गाड़ी तेज और कौन सी गाड़ी धीरे चल रही है, तो हमें पहले दोनों की जो यूनिट है उसको बराबर करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। 45 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड ज्यादा बड़ा है, या मतलब ज्यादा तेज चलेगी, या फिर 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली 15 वाला जो बी का स्पीड दिया हुआ है वो ज्यादा तेज चलेगी। तो हम लिख देंगे कार बी विल मूव फास्टर। कार बी जो है वो ज्यादा तेजी से चलेगी। पूछा है बाय हाउ मच, तो 15.0 अपॉन 12.5 करके हम इसे माइनस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 2.5। यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ज्यादा तेज चल रही है हमारी कार बी एज कंपेयर टू कार ए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum completes 20 oscillations in 42 seconds। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है वो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 20 बार इधर से इधर जा रहा है। कितनी देर में? 42 सेकेंड्स में। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज टाइम पीरियड। पहला क्वेश्चन, ये आधे नंबर का समझ लीजिए। आधे नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से देंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि एक बार यहां से यहां और यहां से यहां जाकर वापस आने में जितना समय पेंडुलम लेता है, लोलक लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो हमें टाइम पीरियड पता करना है पेंडुलम का। तो हम कैसे पता करेंगे? टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू जितने टाइम ले रहा है अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी कि जितना समय ले रहा है, और नीचे हम क्या लिखेंगे कि आपका दोलन कितने हुए। तो टाइम कितना हुआ? 42 सेकेंड। दोलन कितने थे? 20। आंसर क्या आएगा हमारा? हमारा आंसर आ जाएगा 2.1। 2.1 मतलब 2.1 सेकेंड में आपका एक ऑसिलेशन यहां से यहां तक पूरा हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 2.1 सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब इज स्लाइटली चेंज। बॉब किसे कहते हैं? बॉब कहते हैं गोलक। गोलक यानी कि जो गोल वाला नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बॉब कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि यदि हम बॉब का इनिशियल पोजीशन, शुरुआत में अगर हम इतना खींच रहे हैं, हम थोड़ा सा और इधर तक खींच लें, तो जो टाइम पीरियड है उस पर क्या असर आएगा? तो क्या होगा? टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं आएगा, राइट? टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम। टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा अनटिल अनलेस हम इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।